जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनोज सिंह और एक्स आर्मी सोल्जर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स किया था कि आप सोल्जर क्लर्क या सोल्जर क्लर्क एसकेटी को लेके एक वीडियो बनाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सोल्जर क्लर्क एसकेटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भर्ती की चयन प्रक्रिया, साथ ही ट्रेनिंग और उसके बाद होने वाले बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, आप एंड तक देखें। अगर आप एंड तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सोल्जर क्लर्क एसकेटी का जो ट्रेड है ये सबसे सम्मानित ट्रेड है सेना के अंदर में, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरे व्यक्तिगत 22 सालों का अनुभव है। अगर हम बात करें एक रेशियो की, तो आपने देखा होगा 100 या 120 आदमी में 1 या 2 क्लर्क रहते हैं। तो जहाँ इतने लोगों का डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उनको प्यार और सम्मान भी मिलता है। जवानी नहीं, ऑफिसर्स, जेसीओ सारे उन्हें रिस्पेक्ट से बाऊजी कह के बुलाते हैं, यानी कि उनको एक सेना में एक सम्मान उनको मिलता है अपने ट्रेड का। तो इसमें कोई गलत नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसकी। आम भर्तियों की तरह इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है फिजिकल, सेकंड है इसका मेडिकल और थर्ड है इसका रिटन। तो तीनों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एज की, यानी कि एज क्राइटेरिया की, एज कितनी मांगी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा इसमें जो एज मांगी जाती है वो होती है 17.5 टू 23, यानी कि आप 17.5 की उम्र से 23 साल तक आप सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा इसमें जो एजुकेशन है वो 12th है, लेकिन साथ ही एक चीज़ और, इसमें जो मिनिमम है वो है 60% की। यानी कि आपने देखा होगा ऑफिसर्स, एनडीए या सीडीएस के लिए भी कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए है 60%। और आपके 50% से अबव हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, जिसमें आपके इंग्लिश, मैथ ऑब्लिक अकाउंट्स, यानी साथ ही आपके 50% से अबव नंबर होने चाहिए, जिसमें विषय इंग्लिश कंपलसरी है, मैथ या अकाउंट में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो ये होगी आपकी एजुकेशन डिटेल। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो फ्रेंड्स, इसमें हाइट होती है अमूमन 162 सेंटीमीटर। तो सेना में शायद ट्रेड में सबसे कम हाइट का क्राइटेरिया सोल्जर क्लर्क का ही है, जिसमें हाइट 162 मांगी जाती है। नहीं तो आपने देखा होगा सोल्जर जीडी के लिए कहीं कहीं पर 170 या कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लिए 173 सेंटीमीटर तक हाइट मांगी जाती है। लेकिन क्लर्क एसकेटी में आपको हाइट केवल 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन इसी के साथ ही जो आपके ईस्टर्न हिमालयन क्षेत्र हैं, जैसे आपके सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मिज़ोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों के लोगों को, आसाम, इन क्षेत्र के लोगों को 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। लेकिन अगर बात करें लद्दाख रीजन की, तो लद्दाखियों के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। फ्रेंड्स, और जो वेस्ट बंगाल का जो हिल एरिया है, जैसे आपका दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग हो गया और सिक्किम का गैंगटॉक, सिक्किम पूरा ही, तो इनमें भी हाइट जो होती है 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये होगी आपकी हाइट। अब चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट में इसमें मिनिमम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि 82। अब बात करते हैं वेट की, तो 48। अब बता देता हूँ कि इसमें रिलैक्सेशन किस किस को मिलता है। इसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन के अगर आप बच्चे हैं या सर्विस पर्सन के बच्चे हैं, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो वेट का रिलैक्सेशन मिलता है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट इसमें भी आम भर्तियों की तरह सब में 1600 मीटर का जो रन होता है और 60 नंबर का आपका रनिंग का होता है 1600 मीटर का, और 40 नंबर के आपके पुलअप्स के होते हैं, यानी कि जो 10 पुलअप लगाता है उसको 40 नंबर पूरे मिलते हैं। और जो एक्सलेंट ग्रुप में आता है रनिंग में, उसको 60 नंबर पूरे मिलते हैं। साथ ही 2 इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपको पास या फेल होता है, जिसमें आपका एक तो जिगजैग बैलेंस होता है और साथ ही 9 फीट डीच होता है। हाँ, 9 फीट डीच से याद आया, एक बहन ने कमेंट्स किया था, बोला सर हमारे गर्ल्स के लिए 10 फीट
जंप है और बोला बॉयज़ के लिए 9 फीट है। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहूँगा इसमें बॉयज़ का 9 फीट लॉन्ग जंप नहीं है, 9 फीट डीच है, यानी कि उसको गड्ढा कूदना है 9 फीट का, लेकिन आप लोगों के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप है। तो जंप क्या होता है, ज़मीन बिल्कुल पैरेलल होगी, लेकिन जो डीच होगा उसमें गड्ढा होगा, तो गड्ढा थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए उनको 9 फीट है और आप लोगों को 10 फीट है। दोस्तों फिज़िकल के बाद में जो सेकंड चरण होता है वो होता है मेडिकल का, जिसमें आपको मैं बारीक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आई से रिलेटेड सबसे पहले आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी होने चाहिए, साथ ही आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आंखें 6x6 होनी चाहिए, आपकी आंखों में लालपन नहीं होना चाहिए, आपको नाइट ब्लाइंडनेस या आपको कलर विज़न की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ। साथ ही किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी की कुछ होती है, तो नाकों में भी पॉइंट्स मिलता है, आपको अंदरूनी चीज़ ठीक होनी चाहिए। डेंटल का है, डेंटल को लेके एक मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही आपके हाथ पांव किसी प्रकार से टेढ़े मेढ़े या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, या उनमें कोई रोड या इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बाजू सीधे होने चाहिए, घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए। बहुत लोगों को नोकने की प्रॉब्लम है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं कि नोकने की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। और साथ ही आंखों के लिए भी मैंने बताया है कि किसी को अगर आंख को कम, किसी को व्यू का प्रॉब्लम है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है या पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती या आंखों में दर्द है, तो उनसे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही आई बटन में, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्लैट फिट की। तो आपके जो पंजे हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होने चाहिए, उनमें हल्का सा यहाँ पर एक घुमावदार होना चाहिए, यानी कि पूरा पंजा फ्लैट आपका नहीं लगना चाहिए। अगर फ्लैट लगता है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। और एक मस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आर्मी में आना चाहता है या जिसको सेना की वर्दी से प्यार है, कभी भी आप टैटू ना बनवाएं, क्योंकि टैटू आर्मी में नहीं चलता है, इसमें आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि टैटू से स्किन डिसीज़ होती है, जिस कारण टैटू वाले को इंडियन आर्मी में नहीं लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, और साथ ही आपको हरेनिया या हाइड्रोसिल्स या पाइल्स की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन प्रॉब्लम्स वालों को भी मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। साथ ही आपकी पल्स और आपका बीपी अच्छा होना चाहिए, जिसमें पल्स आपकी 72 जो एक सामान्य की होती है 72 से 80 के बीच में होनी चाहिए। अब तीसरा चरण जो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम का, जो 2 पार्ट्स में होता है। पार्ट 1 भी 100 नंबर का होता है और पार्ट 2 भी 100 नंबर का होता है। जो पार्ट 1 होता है उसके अंदर में आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस होती है। तो इसके 4 पार्टीशन होते हैं, जिसमें आपके जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं आपके 20 नंबर के। आपके जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, वो भी होते हैं 20 नंबर के। आपके मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं आपके 40 नंबर के। और आपके कंप्यूटर साइंस के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं आपके 20 नंबर के। अब जो पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 होता है आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं 100 नंबर के। ओवरऑल आपको 200 में से 80 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। फिर इस आधार पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो जो रिटन में अच्छा परफॉर्म करते हैं या रिटन के आधार पे उनकी मेरिट बनती है, उस मुताबिक फिर उनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद जाके उनको वैकेंसी के आधार पे अलग अलग रेजिमेंट मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा जीडी में बहुत जगह कास्ट वाइज भी रेजिमेंट हैं, लेकिन जो ट्रेड्समैन हो गए या आपके टेक्निकल्स हो गए या आपके क्लर्क्स हो गए या किसी भारतीय सेना के किसी भी रेजिमेंट में जा सकते हैं और कहीं भी पोस्टिंग पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बताता हूँ भर्ती होने के बाद में इनका ट्रेनिंग शेड्यूल। तो इनको भी एक आम सोल्जर की तरह इनको 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करनी अनिवार्य होती है, जिसमें इनका फिजिकल स्टैंडर्ड, फायरिंग, बीपीटी, पीपीटी सारी चीज़ होती है और इनको सारी चीज़ पास करनी होती है। क्योंकि सेना में कोई भी ट्रेड का हो, लेकिन सबसे पहले वो सैनिक है और सैनिक बनने की उसकी क्षमता हमेशा अव्वल होनी चाहिए, इसीलिए उनको 9 महीने का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। फ्रेंड्स, 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर उनको ट्रेड ट्रेनिंग करवाई जाती है और उस ट्रेड का भी वीकली टेस्ट होते रहता है या मंथली टेस्ट होता है। फिर फाइनल टेस्ट जब उसका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्लर्क की फिर कसम परेड होती है, उसके बाद जाके उसको अपनी यूनिट मिलती है, उसके बाद उनको यूनिट वाइज डिस्पैच कर दिया जाता है। अब बात करता हूँ इनके बेनिफिट्स की। तो बताना चाहूँगा कि सेना में मेरा खुद का 22 साल का जो अनुभव रहा है, मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और आज से 22 साल तकरीबन 22 साल पहले भारतीय सेना में गया था। तो मेरा खुद का एक अनुभव है कि आम ट्रेड के अपेक्षा क्लर्क ट्रेड का प्रमोशन हौलदार तक बहुत अच्छा है। यानी कि प्रमोशन अगर तेज़ होता है
तो उससे क्या बेनिफिट होता है, आपको बेसिक पे में फ़ायदा होता है, साथ ही ग्रेड पे में फ़ायदा होता है। बेसिक पे ग्रेड पे होगी तो ऑटोमेटिक आपका डी में फ़र्क पड़ जाएगा, और डी में फ़र्क पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका और लोगों से पेमेंट या जो आपकी मंथली जो पेमेंट है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो ये बेनिफिट उनको होता है। ऐसा नहीं कह रहा कि जीडी में प्रमोशन बहुत कम है या ऐसा, क्योंकि प्रमोशन जो होता है कहीं पर यूनिट स्तर पे होता है और कहीं पर रेजिमेंट स्तर पे होता है, तो कहीं पर रिकॉर्ड आधार पे होता है। तो वो प्रमोशन का जो, लेकिन ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि एक क्लर्क का जो प्रमोशन होता है वो हौलदार तक बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, इसमें नो डाउट। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो एक बेनिफिट्स होता है, किस किस को कैंडिडेट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको सर्टिफिकेट वाइज उनको रिटर्न में प्लस पॉइंट मिलते हैं। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट ए वाले को 5 नंबर का बेनिफिट मिलता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 10 नंबर का मिलता है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 15 नंबर का मिलता है इसमें सोल्जर क्लर्क में। लेकिन जीडी या ट्रेड्समैन में या सीडीएस में इन लोगों को रिटर्न ही माफ़ है। इतना बेनिफिट होता है एनसीसी का। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही राय है कि आप लोग जो भी हो सके आप एनसीसी अपने लाइफ टाइम में पक्का करें। अपनी स्टूडेंट लाइफ में एनसीसी आपको एकता और अनुशासन दोनों चीज़ सिखाती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्स सर्विसमैन या जो सर्विसमैन या वार विडोज़ के जो बच्चों को जो बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हाइट में 2 सेंटीमीटर का, वेट में 2 केजी तक का, और प्लस रिटर्न में 20 नंबर का उनको बोनस मिलता है। और ओ लेवल जो कंप्यूटर वाले हैं उनको भी 15 नंबर का बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा एक प्रोसेस बता दिया आपको सोल्जर क्लर्क का कि कैसे इनकी चयन प्रक्रिया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, ट्रेड और एग्ज़ाम पैटर्न और नॉर्मल एक मेडिकल की भी रूपरेखा आप लोगों को बता दी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत से भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर सोल्जर एसकेटी को लेके एक वीडियो बनाएं। और सैलरी को लेके मैं एक सैलरी का अलग से इसी में कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में जो सैलरी होती है वो सैलरी केवल 2, इंडियन आर्मी में अब केवल 2 ग्रुप बचे हैं। पहले XYZ ग्रुप होता था जिसमें जेड में आता था ट्रेड्समैन, अब उनको रिमिक्स करके सबको कर दिया है वाई में मर्ज कर दिया है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें पूरा आपको आर्मी में आपको पेमेंट पूरा एक डिटेल से बताऊंगा। इसमें जवान्स वाइज क्या क्या पेमेंट होती है, क्या क्या आपको पे एंड अलाउंसेस होते हैं, मैं उसकी एक डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि सर सोल्जर जीडी की बुक्स बताइए, या बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि सोल्जर टेक्निकल की या एनए की बुक बताइए। तो फ्रेंड्स, जो बुक मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरा अपना ओपिनियन है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।